गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर अगेन इनसाइड द प्लस वन केमिस्ट्री। और बच्चा हमारा टॉपिक चल रहा है ड्यूअल नेचर, हमारा टॉपिक चल रहा है बोर मॉडल ऑफ एन एटम। और बोर मॉडल के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यू है। हमने आप लोगों को बोला था कि व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस आर फिल्ड इनसाइड ए डिस्चार्ज ट्यूब एंड वी अप्लाई द हाई पोटेंशियल, then instead of obtaining the continuous line spectrum या continuous spectrum, lines are originated inside the band। उस बैंड के अंदर लाइन ओरिजिनेट हो गई। और गाइस वो जो लाइनें ओरिजिनेट हुई थी, these lines are categorized into various series like लेमैन, बामर, पास्सन, ब्रैक्ट एंड फन। और हम लोग इसी चीज के ऊपर आगे काम कर रहे थे कि हाउ द लेमैन, बामर, पास्सन, ब्रैक्ट एंड फन सीरीज आर ओरिजिनेट देयर। देन फॉर द स्टडी ऑफ दीज लाइंस हमें सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट स्टार्ट टू एब्जॉर्ब द एनर्जी कंटिन्यूसली। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स गेट बी एनर्जेटिक एंड दे मूव इन हायर एक्साइटेड स्टेट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग से लगातार एनर्जी ट्रैप करते रहते हैं और अपनी एनर्जी लगातार ट्रैप करने के बाद वो एनर्जेटिक हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट इज नॉट ए परमानेंट स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स की परमानेंट स्टेट नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करेंगे और नीचे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लूज करता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी एनर्जी लूज नहीं करते, कुछ कम एनर्जी लूज करेंगे, कुछ ज़्यादा करेंगे। एब्जॉर्ब करते टाइम भी कुछ ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ ने ज़्यादा की। जिन्होंने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की वो हायर एक्साइटेड स्टेट पे चली गई, जिन्होंने कम एब्जॉर्ब की वो नीचे आ गई। अब देखो लूज करने की बात है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट, किसी भी जगह पर वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है, फ्रॉम देयर अल्टीमेट एक्साइटेड स्टेट इफ दे लूज द एनर्जी एंड रीच टू फर्स्ट। मतलब बेटा किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से अगर वो एनर्जी लूज करते करते अगर फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए, मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 से अगर वो एक नंबर पर पहुंचते हैं, देन दैट सीरीज ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज लेमैन सीरीज। इसी तरह से किसी भी एनर्जी लेवल से एनर्जी लूज करते करते अगर वो 2 नंबर पर पहुंचते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल पर पहुंचते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज बामर। किसी भी एनर्जी स्टेट से एनर्जी लूज करते करते अगर वो 3 नंबर पर पहुंचते हैं, देन दैट इज द पास्चन। 4th एनर्जी लेवल पर पहुंचते हैं तो ब्रैक्ट, और 5 पर पहुंचते हैं तो फन। These are the respective order of the energy absorbed and loosed by the electrons. So guys, according to Bohr, the origin of the spectral line of hydrogen spectrum can be explained। मतलब ये वाला जो डायग्राम आपको दिखता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सीधी सीधी सी बात है। Firstly, the electrons will start to absorb the energy and move to excited state, ऊपर पहुंच जाएंगे। एंड गाइज फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट दे कंटिन्यू लूज द एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट से लगातार एनर्जी लूज कर रहे हैं और लगातार एनर्जी लूज करते 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 अगर वो नीचे आ गए हैं तो गाइज पहले लेवल पर आ रहे हैं तो लेमैन बनाएंगे, दूसरे पे आएंगे तो बामर, तीसरे पे पास्चन, चौथे पे ब्रैक्ट और 5 पर फन। इन दिस वे दे आर कैपेबल टू डू लाइक एस। इस तरह से वो एनर्जी का स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। अब अगर बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो बच्चा हमारे पास एक बात आएगी कि E1 एंड E2 बी द एनर्जीज। E1 और E2 अगर एनर्जीज है तो हमें बताया गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि E इज इक्वल टू एच न्यू है। और इनिशियल स्टेट में एनर्जी E1 और फाइनल स्टेट में एनर्जी अगर E2 है तो नेट एनर्जी आएगी E2 माइनस E1। तो गाइज हम E को एच न्यू बोल रहे हैं तो नेट एनर्जी भी E2 माइनस E1 आएगी। इसका मतलब E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमारे पास न्यू क्या आया, तो हमारे पास जो न्यू है वो आ गया E2 माइनस E1 बाई एच। एक बात हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें समझाया गया है कि न्यू सी बाई लेमडा होती है। ये हमने कर लिया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वहाँ से पता चला कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा है। तो गाइस इस न्यू की जगह पर अगर मैं वैल्यू रखूँ तो हमारे पास आ गया सी बाई लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एच।
यहाँ से लैम्डा एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, तो हमारे पास से लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे। तो गाइस क्या बचा, ये हमारे पास लैम्डा ऊपर गया तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, ऊपर गया hc अपॉन E2 माइनस E1। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेरियस रेडियसेस। मतलब ये जो लेमेन पर आई हैं, ये जो बामर पर आई है, ये पास्टन पे आई, ब्रैग पे आई और फन पे आई, इनकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो इन दिस वे वी कैन कैपेबल टू कैलकुलेट बोथ आइदर द फ्रीक्वेंसी आइदर द वेवलेंथ। मतलब हम इतने कैपेबल हो गए कि हम लेमैन, बामर, पास्टन, ब्रैग, फन किसी के लिए भी हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब ये बात प्रूफ हुई तो बोर के सामने लोगों ने चैलेंज किया कि क्या ये स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल है क्या। तो गाइस एक चीज देखो, बंदे की कलाकारी। तो बोर ने क्या किया, बोर ने कहा नहीं, हाइड्रोजन के लिए नहीं है। उसने हीलियम को रखा और हीलियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इसी तरह से उसने फिर लिथियम को रखा और लिथियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अब एक बात तो देखो एक्चुअल कि जब वो हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव की बात कर रहा है तो एक्चुअल में देखेगा कि क्या वो हीलियम और लिथियम पे बात कर रहे हैं, मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं। भाई हाइड्रोजन पे तो उस बंदे ने प्रूव कर दिया, हमें ग्राफ दे दिया, टेबल दे दी, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, वेवलेंथ निकाल दी, हर चीज कैलकुलेट करवा दी। बट उसके बाद लोगों ने कहा कि क्या बोर मॉडल के अंदर ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या हाइड्रोजन पर पॉसिबल है क्या। तो फिर जवाब आया, उसने कहा नहीं, सब पे पॉसिबल है। हीलियम पे 1 यूनिट पॉजिटिव रख के दिखा दिया, लिथियम पे दिखा दिया। बाद में पता चला कि हीलियम 1 यूनिट पॉजिटिव एंड लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव आर नॉट दैट मीन्स हीलियम 1 यूनिट पॉजिटिव हीलियम नहीं है, हीलियम 2 और 1 यूनिट पॉजिटिव का चार्ज का मतलब दैट लूज 1, और हीलियम 2 नंबर होते हैं और हीलियम अगर एक लूज कर दे तो क्या बन गया, हाइड्रोजन। लिथियम पे कैलकुलेट कर दी, लेकिन लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव कैलकुलेट किया, लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव, लिथियम 3 होता है और लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है। गाइस लिथियम 3 नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लेकिन लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव, लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव नहीं रहता, लिथियम 2 यूनिट पॉजिटिव हाइड्रोजन बन गया। इसका मतलब हर बार बंदे ने किस चीज को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन। इसीलिए बोला गया, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि बोर कैन कैपेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए लागू हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिवली कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज गेट बी अफेक्टेड व्हेन द फील्ड गेट बी चेंज है। मतलब उन्होंने कहा कि जब ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, जब ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती है तो ये डिवॉइड हो जाती है। दैट मीन्स एक कोई भी लाइन है गाइस हमारे पास, वो ध्यान से देखिएगा गाइस, और अगर इसको इधर हम मैग्नेटिक फील्ड दे दे, मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से मुड़ जाएगी ऐसे, और अगर यही लाइन थी और इसको नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नीचे भी इसी तरह से बट जाती है ऐसे। ये ओरिजिनल थी, आप समझ गए। whenever a line of a spectral series either put in magnetic field or put in electric field, then that get be divided into, इस तरह से दो भागों में बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव आ रहा है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल सीरीज का ये कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन in magnetic field is called as Zeeman effect, Zeeman effect, very very important। एक लाइन स्पेक्ट्रम में, बोर के लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन का आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद बट जाना, ये कह रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज Zeeman effect, वो Zeeman effect कहलाएगा। और स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ए स्टार्क इफेक्ट। मतलब अगर एक लाइन सीरीज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड रखा
तो ये मैग्नेटिक फील्ड में बट जाती है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन का स्प्लिट करना जीमैन इफेक्ट कहलाएगा और एक लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करना स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट यू मीन बाय जीमैन इफेक्ट एंड व्हाट यू मीन बाय स्टार्क इफेक्ट। तो बहुत बार वैसे ही पूछा जाता है कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है। तो स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन in magnetic field is called as Zeeman effect, splitting of the line in electric field is called as Stark effect। और उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई कि could not explain the Heisenberg uncertainty principle and dual nature। गाइस दोनों बातों पर वैसे तो डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स बोथ। ड्यूअल नेचर मीन्स कह रहे हैं कि बोर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर इलेक्ट्रॉन में दो दो नेचर कैसे आ गए। ड्यूअल नेचर मीन्स वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज द वेव नेचर। इन द कैटेगरी ऑफ पार्टिकल नेचर की अगर बात करें तो इफ एनीथिंग स्टार्ट टू मूव स्ट्रेट, अगर कोई भी चीज एक सीधे सीधे रास्ते पे जाती है देन दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, वो स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। और इफ एनीथिंग विल स्टार्ट टू मूव इन द वेव ऑर्डर, और अगर कोई चीज वेव की तरह से जाती है देन दैट इज द वेव मोशन। तो कह रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव मोशन और उसके अंदर पार्टिकल मोशन, या उसके अंदर पार्टिकल नेचर और उसमें वेव नेचर। अगर किसी भी चीज में या कोई भी चीज पार्टिकल और वेव दोनों चीजों को शो करता है देन दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर। ये तो हो गया ड्यूअल नेचर का। डी ब्रोगली ने दिया ड्यूअल नेचर। हेजनबर्ग नाम आया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। अनिश्चितता। हेजनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू मेजर इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली एट एब्सोल्यूट रेशियो। दैट मीन्स किसी भी बॉडी के लिए उसका मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों चीजों को मेजर करना बहुत मुश्किल है। देन दैट इज टर्म्ड एज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो हमारे पास हेजनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर, ये दोनों की दोनों चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा लेकर के आएंगे। तो गाइस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इस चीज का। थैंक यू।